हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कुशवाहा आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि पीसीएस का एग्जाम कराता है, इस पर आधारित है। तो काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इसका क्या सिलेबस है, क्या एज है, क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपके तीन बातें यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। एक तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है जिसको लेकर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं, और दूसरा सिलेबस जो कि इस बार इतना बड़ा है जिसको बच्चे देख के बहुत डर रहे हैं, तो उसके बारे में भी क्लियर करूंगा, और कैसे तैयारी की जाए, ये सारी बातें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अनअकैडमी यूपीपीएससी ने लक्ष्य एक बैच लॉन्च किया है जो कि फाउंडेशन कोर्स है। इसमें आपको बिल्कुल डिटेल में प्री टू प्रीलिम्स टू मेंस कवर किया जाएगा। ठीक है, मैं आशीष कुशवाहा इसमें साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा, भरत सर एनवायरमेंट, गौरव शुक्ला सर इंडियन पॉलिटी, अंकुर यादव सर फिजिकल ज्योग्राफी, अनूप सर वर्ल्ड ज्योग्राफी और मुकेश सर इसमें सोशियोलॉजी कराने वाले। ठीक है, अब जैसा कि बच्चे कंफ्यूज है, एग्जाम पैटर्न को लेकर कंफ्यूज है, तो मैं आपको बता दूं आपका एग्जाम पैटर्न तीन पार्ट में होगा, तीन फेज में होगा। पहला, आप प्रीलिम्स देकर आएंगे। प्रीलिम्स में क्या तरीका है, क्या पेपर देना है, किस टाइम होता है, किस शिफ्ट में होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। मेंस प्रीलिम्स जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको ओएमआर सीट मिलेगी, ऑफलाइन मोड में ये होगा। मेंस आपका हस्तलिखित होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें आपको लिखना होगा, और इंटरव्यू जो कि 100 मार्क्स का होता है। तो इनके बारे में सारी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, मार्क्स और क्वेश्चंस वगैरह सब। डोंट वरी, चिंता मत करिए। सबसे पहले मैं आपको प्री के बारे में बताता हूँ, जब आप प्री का एग्जाम देंगे, प्री एग्जामिनेशन के बारे में बताता हूँ। तो प्री एग्जामिनेशन में आपके दो पेपर होंगे, एक होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, एक आफ्टरनून शिफ्ट में होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर जो है 2 घंटे का ही है। ये शिफ्ट जो है 9:30 से रहती है 11:30 तक। तो हमें शिफ्ट से ज्यादा इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ इतना समझना चाहिए कि कितने घंटे का पेपर होता है। तो ये जो प्री का एग्जाम होता है, पेपर 1 GS1, ये आपका जो होगा 2 घंटे का पेपर होगा। ये कितने घंटे का पेपर होगा? 2 आवर्स का। इसके आवर्स हो गए 2। कितने क्वेश्चन होंगे बच्चों के दिमाग में उठता है, तो इसमें क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर दूसरी बात, इसमें मार्क्स कितने होंगे? 200 मार्क्स होंगे। और ये पेपर कट ऑफ डिसाइड करता है। इसी पेपर की कट ऑफ आपकी डिसाइड करेगी कि आपको मेंस देना है। अब आप कहेंगे सर पेपर 2 क्या है? पेपर 2 सीसेट है। पेपर 2 में जो है ये एक तरीके से आपको क्वालिफाइंग करना है। अगर आप 33% मार्क्स भी ले आते हैं, अचीवमेंट ले आते हैं, तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। इनका क्या सिलेबस है, पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 में क्या आता है, वो मैं आपको सिलेबस में बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं। जब मैं सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी 2 घंटे का होता है। अगर हम इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें, जो सी सेट का पेपर होता है, इसमें भी क्वेश्चन 150 होते हैं। और नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, इसके क्वेश्चन 100 होते हैं। वो रिदम में निकल गया है। ठीक है। और इसके मार्क्स जो होते हैं वो 200 मार्क्स का होता है। मार्क्स बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है। अच्छा, 1/3 इनमें नेगेटिव मार्किंग है दोनों पेपर में। जैसे कि यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और नीचे वाले में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी ऊपर वाले के अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक आपका पूरा पूरा नंबर गलत हो जाएगा, काट लिया जाएगा। ठीक है। इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। अब बच्चे सोचते हैं कि सर हमें सेफ साइड रहने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सी सेट जो है वो तो क्वालिफाइंग है, तो उसमें अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप 40 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके आए, उनको सॉल्व करके आए। क्योंकि देखिए, ह्यूमन एरर की वजह से 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि आप 33 क्वेश्चन करेंगे और पास आउट हो जाएंगे, तो थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है। सिलेबस में मैं आपको बताता हूं कि कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं। ठीक है। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं हार्डली मानूं कि भाई इजी, मॉडरेट और हार्ड पेपर बनता है, तो हार्ड क्वेश्चन कितने होंगे? 25 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। 125 क्वेश्चंस इजी होंगे। तो जो बेस्ट अटेम्प्ट है, अगर आप 105 और 115 के बीच में अगर कोई अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप श्योरली उस कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मेंस में जो होंगे वो आपके 8 पेपर होंगे, एक जनरल हिंदी, फिर एसए, फिर GS1 पेपर, GS2 पेपर, GS3 पेपर, GS4 पेपर। ये जो है ये कंपलसरी है, ये आप सभी बच्चों को देने होंगे। लेकिन लास्ट के जो 2 पेपर है, इसमें आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो इनके बारे में मैं भी आप डिटेल में आपको बताऊंगा। ये 150 का होता है, ये 150 मार्क्स का होता है। 200 200 200 200
200 अच्छा, ये सारे के सारे जो होते हैं 3 घंटे के पेपर होते हैं, ठीक है। और वो भी 2 शिफ्ट में होंगे, एक दिन में 2 बार क्वेश्चन पेपर आप करके आएंगे। एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा जिसका टाइम 9:30 से 12:30 रहता है। एक गुड आफ्टरनून में रहता है जिसका 2 यानी 2 PM से 5 PM रहता है, ठीक है। तो टाइम इतना मैटर नहीं करता है, आपको ये पता होना चाहिए कितने घंटे का पेपर है, 3 घंटे का। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, इसको मैं यहीं पर पहले बता देता हूं जिससे आपकी जिज्ञासा थोड़ी सी कम हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता है, देखिए कोई भी सब्जेक्ट जो भी जिसमें आप अपने आप को स्ट्रांग फील करते हैं आप उसे चूज कर लेंगे। हर एक ऑप्शनल पेपर, जैसे आप 2 पेपर देने जा रहे हैं तो पहले पेपर जब आप देने जाएंगे तो वहां पर 2 सेक्शन होंगे। हर एक ऑप्शनल पेपर के 2 सेक्शन होते हैं, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन, और इनमें टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चन इसमें होते हैं टोटल, 4 क्वेश्चन इसमें होते हैं। अब बात ये आती है माइंड में कि हमें इसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम बात करें तो आपको जो टोटल सॉल्व करके आने हैं, मतलब ये लिख कर आने हैं, कहने का मतलब जो आपको क्वेश्चन लिख कर आने हैं वो 5 क्वेश्चन एग्जाम में आपको लिख कर आने हैं। इसमें भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से 4 क्वेश्चन कर लें, दूसरों से एक नहीं, मिनिमम एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन तो करने ही होंगे, लिखने ही होंगे। 2 अगर आपने पहले वाले से किए तो दूसरे वाले से भी आपको 3 करने पड़ेंगे। यही आपका सेकंड पेपर में भी रहेगा। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, मेंस का स्ट्रक्चर बता दिया, देन उसके बाद आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब मैं आप लोगों से यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसका पेपर 1 मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अभी क्या डिस्कस करूंगा, पेपर 1। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड है। देखिए, सबसे पहले समसामयिक घटना जो है, राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इन पे, या इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब भारत का इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत के इतिहास से आप क्या समझे, जो भारत की कला संस्कृति वगैरह थी और जो इनके मुद्दे रहे हैं प्राचीन टाइम में, जैसे इतिहास के समय में सामाजिक क्या थे, आर्थिक क्या थे, राजनीतिक पक्ष क्या थे, इनके बीच में आपको डीप जानकारी लेनी है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, इन सब के लिए हमारे अनअकैडमी प्लस पर जब आप कोर्स खरीदेंगे तो एक से एक एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड टीचर है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो सिलेबस को लेकर तो कभी भी आपको डरना ही नहीं है, अपने दिमाग में कंफ्यूजन ही नहीं रखनी है, उसको अरेंज करने के लिए टीचर्स हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, जैसे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, उसकी क्या प्रकृति थी, क्या विशेषता थे, क्या उनके फेलियर्स थे, क्या उनके अचीवमेंट थे, राष्ट्रवाद का कैसे अभ्युदय हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए, ये सारी बातें जो हैं आपको हमारे हिस्ट्री के टीचर्स जो है सिलेबस को बिल्कुल बढ़ाएंगे, बहुत ही स्मूथली पढ़ाएंगे, बहुत ही इजीली आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो ये क्या हो गया, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा गवर्नेंस मतलब शासन। तो इसमें क्या आएगा भाई, देखिए संविधान आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आपको जानना है, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी उस टाइम ये आपको जानना है, पंचायती राज वगैरह पढ़ना है आपको, इसमें लोक नीति पढ़नी है, और जो आधिकारिक मुद्दे हैं, जो राइट से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ये सब पढ़ने हैं। इंडियन वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़नी है, ये आपका प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और देन अगर हम बात करें इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, इससे आपको पढ़ना है आर्थिक एवं सामाजिक विकास जिसको कहते हैं, जैसे इसमें आपको सतत विकास पढ़ना है, गरीबी पढ़नी है, गरीबी उन्मूलन पढ़ना है, जनसांख्यिकी की पढ़नी है, सामाजिक क्षेत्र में क्या इनिशिएटिव रहे हैं ये पढ़ना है ना। और अब एनवायरमेंट और इकोलॉजी यानी पर्यावरण और परिस्थितिकी, इसमें आपको क्लाइमेट चेंज वगैरह पढ़ना है। जो मैं मोस्टली जो मेन टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी वगैरह हो गई, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। साइंस की बात करें तो जो जनरल साइंस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है, यही आपको पढ़ना है। लेकिन जब आप मेंस में जीएस का थर्ड पेपर देंगे तो थोड़ा सा और साइंस आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट क्या है भारत में, क्या अचीवमेंट्स है, ये सब आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स में जो साइंस में क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं रोजमर्रा की जिंदगी का विज्ञान, यानी दैनिक जीवन का जो विज्ञान होता है, छोटी छोटी बातें हमें जाननी है, जैसे मोशंस, गति हो गई, ये सब जानना है, रेडियो एक्टिविटी वगैरह जाननी है, मैटर्स, पदार्थ वगैरह, इन सब के बारे में जानना है, प्रेशर बढ़ने पर क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये छोटी छोटी बातों पे ये क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के। जैसे कि आपको बता ही चुका हूँ, 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के, पेपर 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम सी सेट पेपर पे, जो भी पेपर सेकंड होगा, जो कि दूसरे नंबर पे होगा, सेकंड शिफ्ट में होगा।
तो इसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, विस्तारीकरण जिसको बोलते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी पर आएंगे, डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग, ये दोनों आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। अब इसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्या होती है ये जानने के लिए, क्या क्लास 10th यानी इसको प्रारंभिक गणित कहते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या आता है, देखो अर्थमेटिक आता है, अंक गणित आता है, जिसके अंदर आपकी परसेंटेज चैप्टर आपने सुना होगा, ये आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सुना क्या होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, ब्याज हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, कार्य तथा समय, वर्क एंड टाइम, समय, गति, चाल, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा में जो आएगा आपका क्या आएगा, अलजेब्रा में आपके बहुपद आएंगे जिनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, बहुपद का एलसीएम, बहुपद का शेषफल, रिमाइंडर, इनमें आपकी सेट थ्योरी भी अलजेब्रा में ही आएगी। लीनियर इक्वेशन, एक घातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण से क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री में आपका सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ट्रेपीजियम हो गया। स्टैटिक्स में आपके ग्राफ आते हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसमें मैं बच्चों को बता दूं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रीजनिंग और मैथ स्ट्रांग है तो मैंने आपको बोला ना 100 में से अगर आप 40 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप सेफ साइड रहेंगे, सही करके आते हैं, सही भी तो होने चाहिए तो रहेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हिंदी तो देखो हमें तैयार करनी है क्योंकि हमारे मेंस में भी हिंदी है, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको हिंदी तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि मेंस में भी हिंदी 150 मार्क्स की आने वाली। तो अगर आपकी हिंदी तैयार है तो जनरल हिंदी यहाँ पर लिखा हो अप टू क्लास 10th, ये क्या है, इसमें क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ सिलेबस में। तो ये आप तैयार करेंगे। अगर आप हिंदी के क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आप 10th क्लास तक के लेवल की इंग्लिश भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए जनरली जो होता है रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस, हम अगर बात करें कि मैथ के क्वेश्चन इसमें 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन 30 टू 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं रीजनिंग के 20 क्वेश्चन भी कर पाता हूँ, मैथ के बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी करके आता हूँ, तो 30 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे हो गए। चलिए मोटा मोटा सोच लेते कि हमारी मैथ बहुत वीक है, हमने 5 क्वेश्चन ही किए, तो 25 क्वेश्चन ही हमारे हो गए। बाकी हम हिंदी से, डिसीजन मेकिंग से और कम्युनिकेशन स्किल्स से हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इस पेपर में जो है आपको लापरवाह नहीं होना है, लेकिन इससे डरना नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, कहते कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो इसमें आपको लापरवाही नहीं दिखानी, इजीली आप इसे कर लेंगे। हिंदी स्ट्रांग होगी आपकी, मैथ रीजनिंग भी थोड़ी बहुत आती होगी, तो आप इसे कर जाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 10th तक की हिंदी में क्या क्या आएगा। 10th तक की हिंदी में आपका ये सारा सिलेबस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हाई स्कूल स्तर तक का आप देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द संरचना, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, विलोम, पर्यायवाची, लोकोक्तियां, मुहावरे आपने सुना होगा, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, हिंदी भाषा के प्रयोग होने वाली अशुद्धियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, ये हिंदी के सी सेट में आएगा, हिंदी के पोर्शन में, सी सेट पेपर में आएगा हिंदी के पोर्शन। अब यही चीज जो बच्चे हिंदी में नहीं देना चाहते हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं इसी को। तो इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आ गया, एक्टिव पैसेज आ गए, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, नाउन, प्रोनाउन, ये सब इन पे क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन, स्पेलिंग मिस्टेक आएंगी, वर्ड मीनिंग्स आएंगे, एंटोनियम सिनोनियम आएंगे, वोकेबलरी में इडियम फ्रेज आएंगे एंड फिल द ब्लैंक्स आएंगे। तो ये आपका इंग्लिश में हो गया। तो ये सी सेट का पोर्शन था। चलिए अब हम आते हैं यूपीपीएससी मेंस के सिलेबस पर, जिसको लेकर सबसे ज्यादा बच्चे जो है कंफ्यूज हैं, डर रहे हैं। तो बच्चे डरना नहीं है, आप उसकी टेंशन हम सभी टीचर्स पर छोड़ दीजिए। हम आप लोगों को वेल अरेंज्ड वे में पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, इसीलिए तो हम लक्ष्य बैच लेकर आए हैं। 12 महीने का हमने टाइम लिया है, ठीक है। इस 12 महीने में आपको इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर जो है सारे सिलेबस को बहुत ही इजीली वे में, स्मूथ वे में अरेंज करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर फास्ट ट्रैक कोर्स चाहिए तो भाई यूपीपीसीएस पे जो हमारा बैच आया हुआ है, 100 डेज प्रीलिम्स का भी बैच आया है, आप उसे भी कर सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में जानते हैं, एक बार फिर से हम एक बातें सुन लेते हैं जो हमने देखी थी, जनरल हिंदी। चलिए अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जनरल हिंदी एक्चुअली क्या है, ये जो 150 नंबर का पेपर होगा ये आपके कंपलसरी है। जनरल हिंदी, एसए, जीएस 1 पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर, जीएस फोर्थ पेपर, ये आपके कंपलसरी से मीन्स, और ये आपके ऑप्शनल है जिसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट अपना चुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल हिंदी जो है इसकी कट ऑफ अलग से लगेगी, एक बात ध्यान रखिएगा, ये भी क्वालिफाइंग है, वो आयोग डिसाइड करेगा या भारत सरकार डिसाइड करेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
150 मार्क्स का। तो इसलिए जनरल हिंदी पर आपको फोकस करना है। हमारे यहाँ जनरल हिंदी के फाइव टॉप मोस्ट टीचर हैं, जिनमें से एक का नाम मैं लेना चाहूंगा, अमरनाथ सर हैं। तो आप उनसे करिएगा हिंदी में, तो हिंदी में तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन आएगी नहीं। अब थोड़ा सा एस्से के बारे में जान लेते हैं, एस्से के बारे में। ठीक है, चलिए हिंदी के बारे में ये डिटेल लिखा हुआ है। गद्यांश आएगा, संक्षेपण आएगा, पत्र लेखन आएगा, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र आपको लिखने होंगे, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका मतलब वही होता है वन वर्ड, इंग्लिश में इसको वन वर्ड बोला जाता है। वर्तनी, वाक्य शुद्धि, स्पेलिंग वही हो गए, और ईडियम फ्रेसेस, लोककृति और मुहावरे। ये आपका हिंदी का सिलेबस रहेगा, जिसकी कट ऑफ आयोग डिसाइड करेगा अलग से। अब ऐसे की बात करें तो ऐसे में क्या होगा, आपको टोटल 3 पोर्शन मिलेंगे। आपको 3 ऐसे लिखने हैं, और कितने वर्ड के लिखने हैं? आपको 700 शब्दों के 700 वर्ड्स के ऐसे लिखने होंगे। और कितने ऐसे लिखने होंगे? 3 ऐसे आपको लिखने होंगे। ऐसे मतलब अब आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। हर साल टॉपिक अलग रहते हैं। फिलहाल 2021 में टॉपिक ये हैं। इन तीनों में से आपको लिटरेचर, कल्चर में से, सोशल या पॉलिटिकल स्फेयर में से कोई एक चुन लेना है। आपको लिखना होगा साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। इनमें से एक चुनकर आपको ऐसे लिखना है। तो टोटल आपको यहाँ पर कितने ऐसे लिखने होंगे? नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट पर, नेचुरल, क्लाइमेट, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, इन सब पर, या नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनमें से एक। तो टोटल 3 आपको ऐसे लिखने होंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन से आपको एक ऐसे चुनना होगा, और 700 शब्दों का ये ऐसे रहेगा। आप देखिए, जिसको लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज थे, डर रहे थे, तो मैंने यहां तक आपको ऐसे बता दिया, जनरल हिंदी बता दी। तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि इसकी अलग से कट ऑफ लगेगी। अब हम जीएस का पहला पेपर देखते हैं। तो बेसिकली जो ये बेस्ड है ना, जीएस पहला, तो ये आपका बेस्ड जो है ये हिस्ट्री पे ही है बेसिकली। अगर हम बात करें तो यहां पर मोटा मोटा देख लीजिए कितने 17 टॉपिक इन्होंने दिए हैं, 17। तो इतना घबराना नहीं है इसको, सिलेबस को देखकर। ये जनरली जब हम पढ़ते हैं ना, डीपली हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें हम कवर करते ही करते हैं। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी भारतीय संस्कृति के इतिहास में जो प्राचीन काल से आधुनिक काल, देखिए प्राचीन काल से आधुनिक काल ये भी मेंशन है, कहां तक है? प्राचीन काल से आधुनिक काल तक जो साहित्य रहा, जो कला का प्रारूप रहा, जो वास्तुकला रही, है ना, इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना है। वो तो हम जैसे भी जनरली पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट रहे हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। जो व्यक्तित्व रहे, पर्सनैलिटी, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज है, गांधी जी हो गए, और जो बड़े बड़े इश्यूज रहे थे, ये फ्रीडम स्ट्रगल रहा 1857 का, ये सब आप लोगों को जानना है। स्वतंत्रता संग्राम में जो भी स्ट्रगल्स किया बड़े बड़े नेताओं ने, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, समझ में आ रही है बात? स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारा एकीकरण हुआ है, पुनर्गठन हुआ है 1965 तक, है कि नहीं? 1965 तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ये भी हम लोगों को जानना है। तो इसी तरीके से हिस्ट्री का सिलेबस है, काफी वाइड है, लेकिन हमारे बेस्ट एजुकेटर इसी सिलेबस को आप लोगों को बहुत ही कंप्रेस करके, वेल अरेंज करके आप लोगों को पढ़ाएंगे लक्ष्य फाउंडेशन बैच में। जैसे हम बोले विश्व का इतिहास 18वीं शताब्दी का, ये सारे टॉपिक यहाँ पर रखे हुए। रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आ रही है बात? महिलाओं की समाज और महिलाओं की संगठनों की भूमिका, जनसंख्या से संबंधित, गरीबी से संबंधित, ये सारी बातें। तो बेसिकली ये हिस्ट्री पर बेस्ड होगा। सेकंड पेपर जो होगा वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर बेस्ड होगा। सेकंड पेपर आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान, इंडियन क्वेश्चन काफी छोटा लिखा हुआ है, तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बता देता हूं मोटे मोटे पॉइंट, ठीक है। सिलेबस तो हम लोग कवर करेंगे। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, यानी ऐतिहासिक आधार, विकास, संशोधन, आधारभूत संरचनाएं, जैसे डीपीएसपी हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गए, संविधान के आधारभूत प्रावधान। सेकंड नंबर पे है संघ एवं राज्य, उनके क्या कार्य होने चाहिए, फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, उनके क्या कार्य होने चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। उनके क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या हमारा संघीय ढांचा होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। और संघीय ढांचे के विषय में संबंधित जो चुनौतियां रही हैं वो आपको पढ़ना है। केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्त वितरण होता है, ये देखिए रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, ये सब आपको पढ़ना है। भारतीय संवैधानिक योजनाएं आपको पढ़नी है जो लोकतांत्रिक देशों से जुड़ी हुई हैं। संसद और राज्य विधायिकाएं, जैसे संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा,
और राष्ट्रपति से मिलकर ऐसी राज्य विधायकों की क्या संरचना है, क्या उनके कार्य हैं, क्या उनका संचालन है, किसकी कितनी शक्तियां हैं, उनके क्या विशेष अधिकार हैं, क्या विषय हैं। देखिए यहाँ मैं अंडरलाइन इसलिए नहीं कर रहा मेरे भाइयों बच्चों, क्योंकि अंडरलाइन करूंगा तो काफी करीब है ये टॉपिक, तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए ना। तो ये सारे आपको विकास की क्या प्रक्रियाएं रही हैं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या रही है, ये सब विभिन्न समूह क्या रहे हैं, संघ अभिदाता ये क्या रहे। तो बेसिकली ये जो बेस्ड है सेकंड पेपर, अगर हम बात करें पॉलिटी। थर्ड पेपर की अगर हम बात करें तो ये जो भारत के आर्थिक नियोजन रहे हैं, इकोनॉमी प्लानिंग रही है इंडिया की, है ना, उनके क्या उद्देश्य रहे हैं, क्या उनके अचीवमेंट रहे हैं, क्या नीति आयोग रहा है। तो इतने सारे टॉपिक्स को लेकर आप घबराइएगा नहीं, जब आप लोग पढ़ते हैं तो ये सारे टॉपिक्स खुद ब खुद कवर होते हैं। तो कई बार बच्चे सोचते हैं अरे 15 चीजें दे दी गई, यहाँ तो थर्ड पेपर में तो और सारी चीजें दी गई हैं, यहाँ तो 15 चीजें दी गई, अब क्या करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस। नहीं बच्चों, ये सिलेबस नहीं है, ये टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक्स इन जनरली आप पढ़ते हैं। जैसे सरकार का बजट हो गया, आप देखिए तीसरे नंबर पे बजट हो गया, आप यहाँ देखिए, तो बजट तो जनरली आप पढ़ते ही हैं, और फाइनेंशियल सिस्टम तो आप पढ़ते ही हैं, है ना, मुख्य फसलें तो आप पढ़ते ही हैं। तो ये सब टॉपिक हैं। तो सिलेबस आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये टॉपिक है, और वो टॉपिक हम जनरली पढ़ते भी हैं और पढ़ाए भी जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए 7 नंबर पे लिखा हुआ है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी भारत के स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भूमि में क्या सुधार हुआ है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ऑन द इकोनॉमिक्स, ये सब हम पढ़ते हैं। भारत का वैश्वीकरण और उदारीकरण का क्या प्रभाव रहा है। देखिए जैसे 11 नंबर का पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि मैं साइंस एंड टेक बच्चों को पढ़ाता हूँ, अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रीलिम्स तक तो आपका सामान्य विज्ञान से यानी जनरल साइंस से काम चल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद अगर आप मेंस दे रहे हैं तो मेंस में थोड़ा सा आपका यहाँ पर चीजें इंप्रूव होंगी। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की क्या उपलब्धि थी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो हमने देशीकरण किया है वो हमें बताना है, नवीन प्रौद्योगिकियों का क्या विकास हुआ है हमारे देश में वो बताना है, प्रौद्योगिकी जो जो हस्तांतरण हुई है वो हमें बताना है, ये सब चीजें बतानी है हमें। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बतानी है, अंतरिक्ष यानी कंप्यूटर ऊर्जा स्रोत, नैनो टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पर पढ़नी होगी, सूक्ष्म माइक्रो बायोलॉजी और माइक्रो साइंस हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। देखिए 12 नंबर पर ये सारी बातें लिखी हैं। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी रिसोर्सेज, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, इशू रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजिटल राइट्स, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पर सुरक्षा बलों की क्या भूमिका है, क्या शासन अधिकार है, भारत का उच्च रक्षा संगठन क्या है, आप यहाँ 17वें नंबर पॉइंट पे देख सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो हमको याद करना है। देखिए टेररिज्म, करप्शन, ये सारी चीजें तो हम पढ़ते ही हैं, तो इनसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि भ्रष्टाचार ये सब हम पढ़ते ही हैं, प्रतिविद्रोही संगठन क्राइम जो होते हैं ये सब हम लोग पढ़ते ही हैं ऑलरेडी। चौथा पेपर जो होगा हमारा एथिक्स पे होगा, समझ रहे हैं, नीति शास्त्र और मानवीय इंटरफेस से, इनसे रिलेटेड होगा, एथिक्स पर डिपेंड होगा। तो ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है आपका। और इसके बाद आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, मोस्टली आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, इंस्टेंट रिप्लाई देखे जाते हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग देखी जाती है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो अगर आप लोग अपने एग्जाम को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में हैं, बहुत ही वरी हैं, तो डोंट वरी, हम लोग आपकी प्रिपरेशन के लिए आ चुके हैं। लक्ष्य बैच, एक मिनट, लक्ष्य बैच आ चुका है, और इस लक्ष्य बैच को जल्दी से एनरोल करिए अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फिर किस चीज का वेट कर रहे हैं, जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और इस कोर्स को एनरोल करके इतने बड़े सिलेबस को वेल अरेंज्ड और स्मूथ बनाइए। ठीक है, तो ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि साइंस एंड टेक में आशीष कुशवाहा पढ़ाऊंगा, भरत सर एनवायरमेंट, गौरव शुक्ला सर इंडियन पॉलिटी, अनूप सर वर्ल्ड ज्योग्राफी, अंकुर यादव सर फिजिकल ज्योग्राफी, मुकेश सर जीएस। ठीक है, इसरत सर जो है इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इंडियन हिस्ट्री जो है अदर टीचर पढ़ाएंगे। इसरत जावेद सर जो है इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे। मोहम्मद सर जो है इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी अनूप सर कर रहे हैं, फिजिकल अंकुर सर कर रहे हैं, मोहम्मद सर इसमें इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो काफी टॉप मोस्ट टीचर जो है जिनके द्वारा आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को जानकर? अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको 2 चीजें आज बताई हैं, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, देन मैंने इसमें धीरे धीरे आपसे स्ट्रेटजी भी डिस्कस की है। तो अगर आपको ये सारा पैटर्न
बहुत अच्छा लगा हो, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अनअकैडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।